हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाए और प्रत्येक व्यक्ति राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे। ममता बनर्जी को उनका असली चेहरा राजनीतिक षड्यंत्र किया, जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या कराई है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से वहां पे नागरिकता दिलाई सिर्फ वोट बैंक के खातिर। मैं गौरव, आप मुझे देख रहे हैं लखनऊ से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्तमान में अखिल भारतीय राज्य विश्वविद्यालय संयोजक व पूर्व में राष्ट्र मंत्री रहे श्री राहुल वाल्मीकि जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल के लिए। जी धन्यवाद। तो कुछ सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पिछले साल आए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अगर होता है तो वो है महत्वपूर्ण सवाल कि राम मंदिर का। और आजकल देखा जा रहा है कि राम मंदिर के लिए जो समर्पण निधि जुटाई जा रही है एबीवीपी या आरएसएस के द्वारा, स्वयंसेवकों के द्वारा, तो उसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो मैं तो बताना चाहूँगा कि ये पिछले साल का नहीं, ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की हिंदुओं की आस्था का बात है। और प्रतिदिन ऐसा कोई वक्त, ऐसा कोई क्षण नहीं गया जब इस विश्व का हिंदू भगवान श्री राम के प्रति, रामलला के प्रति चिंता व्यक्त ना की हो। हाँ, कई समय बाद ये हर्ष और उल्लास का समय आया है कि फिर से रामलला जी का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और हम सबके लिए सबसे गर्व का विषय है कि बहुत ही शांति, सौहार्द, सर्व समाज के द्वारा, सर्व धर्म के द्वारा, पूरे भारतवर्ष के द्वारा इस निर्णय को स्वीकार किया गया। सर्वमान्य निर्णय जो था, इसी का यह परिचय हुआ कि आज पूरे पूरे विश्व में आज ऐसा खुशी जश्न का माहौल बना हुआ है कि जैसे लग रहा है कि फिर से जैसे श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, जैसा हर्षोल्लास उस वक्त अयोध्या वासियों के बीच में था, ऐसा ही हर्षोल्लास आज पूरे विश्व के हिंदुओं के मन मस्तिष्क में है। भव्य राम मंदिर बनेगा, उसमें हमारा क्या सहयोग हो सकता है? एक गिलहरी मात्र का सहयोग, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार वो क्या सहयोग कर सकता है वो इस अभियान को आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर प्रत्येक स्वयंसेवक ने, चाहे वो किसी भी संघ के अनुषंगिक संगठन में हो, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद में हो, चाहे अधिवक्ता परिषद में हो, चाहे भाजपा में हो, प्रत्येक स्वयंसेवक ने इसमें अपनी सहभाग किया है। मंदिर में भगवान रामलला जी के, हम लोगों की आस्था का जो प्रतीक है भगवान राम जी के मंदिर में, हमारा क्या सहयोग हो सकता है? हमारा भी उसमें एक सहयोग होना चाहिए, एक सूक्ष्म सहयोग होना चाहिए। उसी के निमित्त आज एक समर्पण निधि अभियान, इसीलिए इसका नाम दिया गया समर्पण निधि अभियान। हमारे लिए उस मंदिर में क्या समर्पण हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस हमारे रामलला पुनः एक उन्हीं के जैसा पहले भगवान श्री राम का महल हुआ करता था, उसी तरीके से उनको उसी स्थान पे विराजमान करने के लिए पूरे सर्व समाज से ये अभियान लिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि जिस तरीके से देश विदेश से इसको समर्थन मिल रहा है, देश विदेश में रहने वाला प्रत्येक भारतीय, भारत में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति रामलला समर्पण निधि अभियान में अपना एक एक सूक्ष्म जो उससे सहयोग हो सकता है वो सहयोग, गिलहरी मात्र का सहयोग वो कर रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कई राज्यों में कांग्रेस ने भी समर्पण निधि जुटाने के लिए कहा है और कई राज्यों में 1-1 रुपये ही जुटा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए कोई भी धनराशि हो, अगर समर्पण निधि के लिए जुटाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, ये संपूर्ण हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा हो, प्रत्येक हिंदुस्तानी और पूरे विश्व में रह रहे प्रत्येक हिंदू की आस्था का प्रतीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए या कांग्रेस को भी लग रहा हो या उनके विचारधारा को कि अब राम की ज़रूरत अब उन्हें भी पड़ेगी? जो जो भगवान राम को मानता है हम उसको मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगाए और प्रत्येक व्यक्ति राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे। जय श्री राम के नारे से याद आया, ममता बनर्जी जो हैं वो जय श्री राम के नारे सुनते ही भड़क जाती हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जल्द ही आपको किसी मंच पर वो जय श्री राम का नारा देते हुए सुनाई देंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा। ममता बनर्जी की बात उठी तो बात उठती है वेस्ट बंगाल के आगामी चुनाव की।
और आपको क्या लगता है कि 2021 में आगामी चुनाव में भाजपा क्या वही 2019 जैसा लोकसभा में, माफ़ करिएगा, लोकसभा में जो करिश्मा दिखा पाई थी, 18 सीटें निकाली थी, क्या इस बार विधानसभा में वैसा ही करिश्मा दिखा पाएगी या नहीं? देखिए, जनता वही है। ना 2019 में जनता बदली है, ना 2021 में जनता बदलेगी। जनता का जो मत तब था, वही जनता का मत अब होगा, क्योंकि मत परिवर्तन होता है फैक्ट्स को देखकर। नहीं तो जैसे मतलब मोदी जी के नाम पे लोग लोकसभा का चुनाव दिए थे, इस बार वहाँ पे कोई चेहरा नहीं है, तो विधानसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं है। तो क्या मोदी जी के नाम पे लोग अभी भी वोट विधानसभा का देंगे? जनता स्वयं में अपना एक चेहरा है, और जनता ने बता दिया। जिस तरीके से आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे पता चलता है, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप ही ने अभी पूर्व में पूछा कि ममता बनर्जी जी से जब कोई जय श्री राम बोलता है तो चिढ़ जाती हैं। तो जी। उनकी सभा में उनसे लोग पूछते हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई राजनीतिक पार्टी की सभा आयोजित हो रही हो, और उस सभा में उस सभा का मुख्य अतिथि भाषण दे रहा हो, और वहाँ पे बैठी हुई पब्लिक ऑडियंस अगर हुटिंग कर दे, तो आप इस बात से आपको पता चलता है कि ममता दीदी जी का वहाँ पे क्या ग्राफ है, और किस तरीके से उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और अब जल्द ही भगवान जय श्री राम के नारों से जिनको नफरत थी, वो उनका अस्त होने वाला है। और जो उनको परस्त मिली 2019 में, जनता ने उनको चेता दिया, फिर भी वो नहीं समझी। अब उनको उनके ताबूत में जैसे ना आखिरी कील ठोकने का काम 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उनका असली चेहरा और उनकी जो उनके कर्म हैं, जैसा उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र किया, जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या कराई है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध रूप से वहां पे नागरिकता दिलाई सिर्फ वोट बैंक के खातिर, देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ किया, देश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया, एक योजनाबद्ध तरीके से बाहरी बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पे बसाया। तो ये उनका कहा वोट जा बैंक सकता है कि बंगाल में बीजेपी के आने के बाद एनपीआर, एनसीआर, एनआरसी लागू होंगे? बिल्कुल एनआरसी लागू होना चाहिए, और पूरे देश के हर एक कोने में एनआरसी लागू होना चाहिए। ये तो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता होने विद्यार्थी परिषद शुरुआत से मांग की। और इनफैक्ट मैं बता दूं, ये एनआरसी का जो विषय सर्व समाज के सामने आया, ये सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही है जिसने ये विषय उठाया और पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। तब जाके सर्व देश का ध्यान आया कि इस देश में इस तरीके की घुसपैठ भी हो रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बिहार में किचन चलो चिकन ने एक ऐसा अभियान दिया, उसमें हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने बिहार में धरना प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ रैली की, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ रैली किया। तब जाके विषय सबके सामने आया। और मैं निश्चित ही आपको इस बात का दावा और इस बात का श्योरिटी दे रहा हूं कि इस वक्त इस बार पश्चिम बंगाल में देशद्रोहियों का अंत होगा। और इस देश के साथ जो है, इस देश की अस्मिता के लिए जो लड़ रहा है, इस भारत माता के लिए लड़ रहा है, भगवान श्री राम को वो सम्मान दिलाने के जो लड़ रहा है, उसको पुनः वो स्थापना, वो शक्ति वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। तो देशद्रोहियों का तात्पर्य क्या है? कौन टीएमसी? ये तो आप भी जान रहे हैं कि जो जो जय श्री राम बोलने से जिसको परहेज है, जिसको भारत माता की जय बोलने से परहेज है, वो एक ही शख्स है वहां पर, और उनका अंत इस बार जरूर होगा। अंतिम इस सवाल के साथ ख़त्म किया जाता है कि चाइना और भारत की जब बात आती है तो विपक्षी दलों का ये कहना है कि भारत दब जाता है कहीं न कहीं। उनका ये कहना है कि भारत उस क्षमता के साथ नहीं लड़ पाता है, तो चाइना के आगे ना टिक पाता है। और हाल ही में संसद में हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन सबको फिर से बताना और याद दिलाना चाहता हूँ जो वो राजनीतिक चश्मा और अंधेपन के कारण देख नहीं पा रहे हैं कि ये वो भारत पुराना भारत नहीं रहा। ये भारत बदलता हुआ, उभरता हुआ भारत है। इस भारत की तस्वीर बदल चुकी है। विश्व पटल पर 2014 से क्या तस्वीर थी, इससे पहले और सन 2014 के बाद में, जब राष्ट्रवादी सरकार का उदय हुआ इस देश में, उसके बाद और आज से पहले और आज में तस्वीर बहुत अंतर है। आज पूरे पहले विश्व में भारत को किस नज़र से देखते थे, आज भारत की विदेश नीति के कारण पूरे विश्व के देश लोहा मान चुके हैं, और पूरे विश्व के लोग बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे एक उभरती हुई मार्केट दिख रही है। चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, पूरे विश्व के हर एक दोस्त, हर एक देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। ये भारत की विदेशी कूटनीति है। और बात चाइना की, तो मैं आपको बता दूं,
आज तक 2014 से पहले ऐसा कोई क्षण नहीं हुआ जब चाइना को मुंह की खानी पड़ी हो। और कई पिछले 2 वर्षों से आपने कई ऐसे वाक़ये और कई ऐसी घटनाएँ और ऐसी परिस्थितियाँ देखी कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। चाइना के सैनिकों जो अवैध रूप से घुसे थे उनको वापस जाना पड़ा। हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको खदेड़ मार-मार के बाहर निकाला। इन्होंने चाइना ने ही हमेशा हमारे और जो शांति संधि हुई तो उसका उल्लंघन किया। कभी भी हमारे भारतीय सैनिक वो चाइना की बॉर्डर में नहीं गए। चाइना के लोग यहाँ पे आए, लेकिन जरूर भारतीय सैनिकों ने उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको खदेड़ा। और इसका आपको एक एविडेंस और एक साक्षात सबूत मिला कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने देश के सदन में ऐसा स्टेटमेंट दिया कि चाइना 8 फिंगर से वापस वह पीछे हटने को तैयार। ये पूरे विश्व में भारत की जीत है। विश्व में भारत की एक नई छवि है कि चाइना जैसे देश को आज घुटने टेकने पड़ रहे भारत को में। जल्द ही आपको ये भी पता चलेगा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने जरूर उभरेगी। हर बार विपक्षी पार्टियों को सबूत ही क्यों चाहिए होता है? या पिछले समय जब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ के मारा था, लगभग 40 से 45 सैनिक उनके मरे थे, 20 हमारे दुखद घटना है कि 20 हमारे भी शहीद हुए थे। तो हर बार उनको सबूत क्यों चाहिए होता है? चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, उनको सबूत चाहिए होता है विपक्षी पार्टियों के नेता को। तो उनको यकीन क्यों नहीं होता है? इसका सवाल का जवाब आप हमें दें। देखिए, शगुफे छोड़ने वाले लोगों को हमेशा वैसा ही लगता है जैसे वो बिना तथ्यों की बात करते थे। तो उनको ये लगता है कि जिस तरीके से वो हवाओं में बात करते थे, जिस तरीके से बिना रिसर्च, बिना होमवर्क, बिना किसी बात की पूर्ण जानकारी की वो बातचीत करते थे, वो जैसा आप देखना चाहेंगे आपको वैसा दिखेगा। आपकी आंखों पे अंधविश्वास का चश्मा लगाए, आपकी आंखों पे अगर धोखे का चश्मा लगाए तो आपको सिर्फ धोखा दिखेगा। इसलिए वो लोग जिस तरीके से पूरे आज़ादी के बाद से किसका राज था देश में? 70 वर्षों तक किसने राज किया? आज जो चाइना और भारत के बीच में विवाद है, वो किसकी देन है? आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद था, किसकी देन था? अगर उनको इतनी ही भारत के प्रति प्रेम था, भारत की अर्थव्यवस्था से भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा थी, के लिए उनका 1% भी अगर इंटरेस्ट होता या उनकी चिंता होती, तो इस विवाद को उसी समय ये लोग खत्म कर सकते, लेकिन नहीं किया इन्होंने। इनकी योजना थी, इसीलिए इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसा ये सोचते थे, जैसी इनकी कार्यशैली थी, दूसरी इसी तरह वो भी दूसरा वही सोचते थे। इसीलिए इनको सिर्फ और सिर्फ सबूत मांगने। और देखिए, सच को कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप यथार्थ होता है और सबके सामने स्वतः ही चमक उठता है। इसलिए सत्य को कभी तथ्य की और सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे श्री राहुल वाल्मीकि जी। इनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सबको आगे आना चाहिए और जो बन सके उनको अपना सहयोग देना चाहिए। वो चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो या 1000, अपने क्षमता के अनुसार उन्हें देना चाहिए। और चाइना के मुद्दे पे इनका कहना है, चाइना भारत के मुद्दे पे, कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा है, न्यू इंडिया हो गया है। चूँकि भारत सदन में रक्षा मंत्री का हमारे बयान आया है कि चाइना फिंगर 8 से पीछे हटने के लिए तैयार हो चुकी है और सारे बेस कैंप जो बनाई थी वो सब हटाने के लिए तैयार हुआ है। धन्यवाद।